होते हैं। ऐसा बना लो बेटा, ऐसे 3 है ना। विशाल धारा है, दूसरा है सिर्फ धारा, और पहला है प्रवाह। ये कॉन्सेप्ट की बात अभी चल रही है। अभी हम कहीं से जलधारा पे नहीं गए हैं कि गर्म कौन ठंडी कौन, हम उस पे नहीं गए। अभी हमें ये जानना है कि इनके कितने रूप हैं, और दूसरा ये जानना है कि कौन सी जलधारा गर्म होती है, क्यों गर्म है, क्यों ठंडी है। इन सारे कारण को स्पष्ट जब कर देंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। बन गया ग्राफ? बन जाए फिर बताइए। हमें जानना है पहले तो इसका, चाहे आप अर्थ कहिए चाहे परिभाषा कहिए, और दूसरा क्या कोई इसका एग्जाम्पल भी है, हम किससे मानेंगे, बस इतना ही बताते चले जाना है। तो एक मीटिंग बनाएंगे प्रवाह। प्रवाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जानते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं, DRIFT, ठीक, ड्रिफ्ट बोलते हैं। हेडिंग बनाइए, उसमें लिखते जाइए। प्रवाह, हेडिंग बन गई। देखो महासागरों के ऊपर, महासागरों के ऊपर चलने वाली, महासागरों के ऊपर चलने वाली पवनों के वेग से, पवनों के वेग से प्रेरित होकर सागर की ऊपरी सतह के जल, सागर की ऊपरी सतह का जल, केवल लिखिएगा, ऊपरी सतह का जल आगे की ओर प्रवाहित होता है, आगे की ओर प्रवाहित होता है। जैसे ये विषुवत रेखा है, और जब कब इसे अटलांटिक महासागर में जलधारा, उसका नाम है उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक जलधारा। हाँ, गर्म है, ठंडी कैसे होगी? ये जलधारा अब जानते कि वह ऐसे नहीं है, यानी इसका बहाव किधर है? यहाँ अफ्रीका है, यानी इसका बहाव पूरब से पश्चिम की ओर है। इसका बहाव इस जलधारा का, उत्तर विषुवत रेखीय अटलांटिक जलधारा का, क्यों बहाव, क्यों नहीं इसका बहाव पश्चिम से पूर्व होना चाहिए? नहीं, क्योंकि किसके प्रवाह में बह रही है? ये हवाओं के वेग, वायु के वेग के अनुसार। अब ये भी समझिएगा कि सागर का जल, मैंने बहुत बार इसे आपको बताया है कि सागरीय सतह है और जल, ये सागर का क्या है? ये सागर का सतह है, और ये सागर का तल है, नितल कहो या तल कहिए। तो जो ये जलधाराएं चलती हैं, ये पवन के प्रभाव में चलती हैं। पवन की जो दिशा होती है, जो वेग होता है, उसी की दिशा, उसी की वेग के अनुसार बहती हैं। अगर जब पवन का वेग इस तरफ है, दिशा इस तरफ है, तो कैसे वो पश्चिम पूर्व चल सकती हैं? और ये भी जानिएगा, कभी भी सागर की में जो जलधाराएं हैं, वो यहाँ तल पे नहीं चलती हैं, वो सतह से कुछ मीटर गहराई तक ही रह जाती हैं। ऐसा मत सोचिएगा, इसके आगे नहीं जाएंगी, यही ऊपर दिखेंगी, नीचे नहीं चलती हैं। अगर वो तल से चलना शुरू कर देंगी तो जानते हैं क्या, हमेशा पृथ्वी की उसमें स्थलखंड पे हलचल आता रहेगा, क्योंकि हमेशा वो अनबैलेंस कर देंगे, किसे? पृथ्वी को, स्थलखंड को। इसे ऐसा नहीं है, देखिए ऐसे विज्ञान का कारण है, एक है। अब हवाओं में एक सिद्धांत फेरल का नियम है, जब आप पढ़े होंगे विज्ञान में, तो हाँ, तो यही रीजन है कि ये सतह पे होती है, तल में नहीं होती है। तो नीचे का सर वो गर्म रहता है, नीचे गर्म भी रहेगा, और नीचे का वनस्पतियां और जो संसाधन है
वो स्थिर रह जाएंगे, और नहीं तो दीवार खड़ी कर देगा कौन? जलधाराएं दीवार खड़ी कर देंगी, और जब जानते एक जगह शांत हो जाएगा। जैसे सार गैसन को क्या किया है? शांत कर दिया किसने? इन जलधाराओं ने। वैसे अगर जलधाराएं तल से चलना शुरू हो जाए तो जानते क्या करेंगी? उसी एक महासागर के अंदर छोटा छोटा पौंड यानी तालाब बना देगी, वो रोक देगी, जल को स्थिर कर देगी। और जल अगर स्थिर हो जाए तो वनस्पतियों का विकास तो होना ही नहीं है। बहते हुए जल में वनस्पतियां अधिक मिलती हैं, पता क्यों है? रुके हुए जल में नहीं, विभिन्नता नहीं मिलेगी, उसमें डाइवर्सिटी नहीं हो सकती है। तो ये बात आप समझे कि जो मतलब प्रवाह है उसकी दिशा कौन तय करेगा? पवन ही बताएगा। जो पवन की दिशा है, यानी कहा जाता है पवन के वेग से प्रेरित होकर महासागर में आगे की ओर प्रवाहित होती है। मतलब पवन की दिशा विश्व रेखा विरुद्धा कहा पूरब से पश्चिम की ओर, तो ऐसे बहते जा रही है। अगर उसे अवरोध ना मिलता तो क्या होता? अगर अवरोध नहीं मिलता किसे? इसी को, तो ये ऊपर नहीं उठती, सीधे निकल जाती कहा प्रशांत महासागर में। लेकिन अवरोध मिल गया किसका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अवरोध मिलने से ऊपर उठी, उसका कहेंगे ऐसा क्यों सर? तो ये जानिएगा उत्तरी गोलार्ध में ये जो फेरल का नियम है उसके अनुसार जो भी हवाएं विषुवत रेखा से बहती हैं वो अपने दाएं मुड़ जाती हैं। जहां अवरोध पाएंगी वो दाएं मुड़ेगी, बाएं नहीं मुड़ेगी। और दक्षिण गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं? इसके विपरीत होती हैं, वो अपने बाएं मुड़ती हैं। ये बात समझिएगा। इसीलिए यहाँ जलधाराएं हमेशा दाएं मुड़ती, सब दाएं मुड़ेंगी, हमेशा दाएं मुड़ती रहेगी। अब कहेंगे सर ध्रुवों की ओर से आने पे, अरे भाई अगर ध्रुवों की ओर से आ रही है तो अभी जलधारा कहाँ मुड़ेगी? दाएं ही मुड़ेगी, बाएं नहीं मुड़ेगी। ये मतलब पवन किसे प्रवाह क्या है? पवन के वेग पर निर्भर करेगा। पवन की दिशा जो होगी उसी दिशा में प्रवाहित होगी। इसको हाईलाइट करो, तुरंत हाईलाइट करो। ये छिपा हुआ है कि अगर जो है जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनकी दिशा कौन बताता है? प्रवाह पर, यानी कि पवन का वेग। जिसको ना समझ में आए पूछ सकता है, वो देख बात है बात हो सकता है। समझ में आई बात? मतलब सतह पे है, तल में नहीं है। इस बात को हमेशा समझिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो सतह पे चलती हैं, ना कि तल में चलती हैं। तल में चलेंगी तो वो क्या करेंगी? जहां सर्किल का निर्माण कर देंगी तो ही क्या हो जाएगा? अच्छा मान लो एक जलधारा ऐसे आ रही है, ऐसे मूव कर गई, और उसके बाद दूसरी जलधारा भी आई और एक ऐसे सामने चली गई, तो इन्होंने क्या किया? एक इधर से चल गई तो चारों इधर अंदर का जल क्या हो गया? शांत नहीं हुआ, शांत कर दिया। अभी नदी में जाइए, दीवार खड़ी कर दीजिए बीचों बीच में चार खाना बना करके, और ये देखिए उसके तल से पानी स्थिर कर दीजिए, वो पानी बेकार हो जाएगा। बस एक हफ्ता लगेगा उसको सड़ने में, एक हफ्ता नहीं लगेगा। बहता हुआ जल स्वच्छ माना जाता है। इस शरीर में जल को रोक करके आप क्या कहते हैं? चारों तरफ से रोक लीजिए और बाकी जल को बहने दीजिए। जो बह रहा है वो स्वच्छ रहेगा, और जिसको आपने रोक रखा है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बहुत जल्दी पड़ जाएंगे। समझे आप? रामपेड़ी में हाँ, उसमें काई उत्पन्न हो जाएगी और फिसलन शुरू होगी, मतलब फंगस उसमें तक तेजी से फैलेंगे कि कहिए बस। हो सकता है वो क्योंकि उसका तल जो है मिट्टी वाला है, ऐसा तो आप प्लास्टर करवाएंगे तो वो आर्द्र भूमि बन सकता है, नीचे नीचे दलदल बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और दलदल सबसे अधिक क्या पनपते हैं? मच्छर। ठीक, प्रवाह समझ में आया? चलिए एक डाट रखो जिसे हम समझ सकते हैं। देखो पहले जिसे हम समझ सकते हैं, फिर डाट रखना। ये डाट रखो जल्दी से। जिसे हम समझ सकते हैं, एक डाट रखिए। प्रवाह द्वारा सागरीय जल को, प्रवाह द्वारा सागरीय जल को आगे की ओर प्रवाहित करने की गति मंद होती है। गति मंद होती है, गति मंद होती है। हवाओं में कितनी भी तीव्रता हो, अगर मान लेते हैं कि उनकी स्पीड कितनी हो, बताइए 220 की स्पीड में हवाएं चल रही हो,
तो मतलब सागर के सतही जल को वो स्पीड नहीं दे सकती है 220 से, कितने करेंगे, सीधा आधे करेंगे, 110 करेंगे। यानी कि अब हवा और पानी में आप थोड़ा सा घनत्व में अंतर स्पष्ट करेंगे तो शायद ये बात समझ सकते हैं उन दोनों में कि क्या दोनों को समान है, वो समान है क्या। तो हवाएं अगर 220 की स्पीड में चलेंगी तो जानते क्या होगा कि ये जो सागरीय सतही जल है इसकी स्पीड उन हवाओं की गति का आधा रहेगा, 50% कहिए, 80% कहिए, लेकिन उसके समान नहीं रहेगा। अगर उसके समान बहता तो उन जलधाराओं को हम देख ही नहीं पाएंगे और विनाशक बन जाएंगी। क्या कर जाएंगी, विनाशक बनेंगी, जहां टकराएंगी वहां तोड़ के भूखंड को खत्म कर देंगी। और जबकि जितनी जलधाराएं हैं कहीं ना कहीं किसी द्वीप से उसके पास से टकरा के ही बह रही हैं, इसमें 2-3 शाखाएं उनकी बन जाती हैं। एक ही जलधारा जब पढ़ेंगे अभी आप उसे पहुंचेंगे तो एक ही जलधारा के कई नाम हैं और कई शाखाओं बढ़ती चलेगी। एक ही जलधारा, यही उत्तरी अटलांटिक विश्व जलधारा के कई नाम हैं, मैक्सिकन है, कैरेबियन है, एंटीज है ना, फ्लोरिडा है, कई नाम हैं। कहीं कहीं उसे युकाटन जो है क्या कहते हैं, जलसंध से बहती तो कहते हैं कि युकाटन जलधारा, कई नाम देते हैं। तो अगर मान लीजिए अभी ऐसा ना हो तो तोड़ देंगे, किसे, फ्लोरिडा को तोड़ के फेंक देंगे और फाकलैंड बचेगा ही नहीं, समझे आप। एटलस आपके पास इसमें होना चाहिए, आज नहीं है चलेगा लेकिन आज के बाद होना चाहिए, कोई वजह नहीं है। दूसरी बात क्या होगी इसमें, दूसरा पॉइंट डाट, इसमें केवल सागरीय सतह का जल ही गतिशील होता है। इसमें केवल सागरीय सतह का जल ही गतिशील होता है। अब बात आप समझ गए कि मतलब से, यानी कि सतह के जल गतिशील है, तल का स्पष्ट। कहीं की समस्या समझ गए, छोटे बच्चे ने समझ आया, बात कर गए। अरे जाना आज, अब क्या करना, थाली पानी भर देना, थाली भरना बेटा, गहराई होगी और हवा देना या पंखा चलाना, देखना किनारे का पानी जो होगा ना किनारे वाला उसमें कोई ऐसे हल्का हल्का हिलेगा और 20 से 23 हवा से पानी उसको बहना चाहिए। और देखोगे जब झांकोगे नीचे ध्यान से तो मतलब थाली की तली ज्यादा कड़ाही रखे हो तो उसमें पता लग जाएगा कि अरे ये तो ऊपर का थाली प्रभावित है, ना कि तल का। ये चीज चलिए अब ये जो बनी हुई ग्राफ में बनाओ, तो ग्राफ में बनाइए धारा, नहीं रुको मत बनाओ पहले लोग। जैसे उदाहरण जल्दी से, जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, जैसे उत्तरी अटलांटिक एवं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। देखो ऐसे जानते हो, ये यहाँ पर कौन है, ये है आपका साउथ अमेरिका और यहाँ कौन है, ये है अफ्रीका, है ना, अफ्रीका वाली। अब देखिए अभी आपको बताए थे कि ये क्या है, ये आप जानते विषुवत रेखा है और ये उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक जलधारा है जो कहाँ से चल रही, 0 से लेकर 10 के बीच में है। ऐसे ही 0 से लेकर 10 के बीच में दक्षिण गोलार्ध में ये जलधारा चल रही, इसका नाम जानते हैं क्या है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, इसका नाम है, इसका नाम है। और जो ऊपर बह रही है इसका नाम क्या है, उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक जलधारा। इनका नाम विश्व से जुड़ेगा क्योंकि दोनों एक कहाँ चल रही है, ये जो ऊपर चल रही है इसे, ये 0 से 10 के बीच में, ध्यान रखिएगा, और ये भी 0 से 10 के बीच में, ये दोनों गर्म जलधारा है, ये आप कंफर्म रहिएगा। इसको हमेशा यही कि एग्जाम्पल मैंने सेट किया है। ये प्रवाह कैसा है, इनका प्रवाह कहाँ है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, दोनों का पूर्व से पश्चिम है, यानी कि ये पवन के वेग पर ही निर्भर है, समझ गए। सटीक एग्जाम्पल यही दोनों है, ये बात जानिएगा, इतना करेक्ट एग्जाम्पल किसी में नहीं पाएंगे आप। अब ये आगे जाके क्या बन जाएगी, तब आएगा जब हम जलधारा पढ़ेंगे। अभी तो सिद्धांत का हिस्सा पढ़ रहे हैं कि प्रवाह क्या है, धारा क्या है, विशाल धाराएं हम किसे कहते हैं, ये चीजें। ये कल्पना पर अगर आपने ग्लोब को देखा है, मैप को ठीक से देखा हो, या देख सकते हैं वहाँ जो मैप लगा है उसी में, और या यहाँ देखिए जो ये
ये और ये, इस बीच कहानी है। एटलस रखिए, अगर जलधारा एक बार मैप पर समझ में आ गया तो ये समझिएगा कि कभी भूलेगा नहीं, रटना ही नहीं पड़ेगा, आप हमेशा जानेंगे कौन सी। यस, क्योंकि वो कहाँ जा रही है, गल्फ कहाँ है, मैक्सिकन गल्फ। तो अब ये सारे जो सवाल हैं, अब ऐसे थोड़ा मान लीजिए बता दिए हो गया, रट के बैठ, रटना नहीं है ये वास्तव में। जिसे हम आंखें बंद करते हैं बच्चों से मूव कर जाती जलधारा तो अच्छा लगता है कि हमें तो रटना नहीं, याद आ गया, हमें इसको एक भाग कम हो जाएगा हमारा इससे, अगर समझ जाओगे तो। चलिए धारा, अगली हेडिंग क्या, धारा। प्रवाह की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक के जल को, प्रवाह की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक के जल को एक निश्चित दिशा की ओर, एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित करने का कार्य धारा करती है। प्रवाह की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक के जल को एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित करने का कार्य धारा करती है। धारा में तो तरंग की बात आती है ना, तरंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सा, कितने होती है, चार है, तीन है, कौन कौन बताओ, एक चैप्टर ही है, उसमें आपको भी होमवर्क दिया गया था फिजिक्स। सागरीय जल को एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित करने की गति, सागरीय जल को एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित करने की गति प्रवाह के सापेक्ष तीव्र होती है, प्रवाह के सापेक्ष तीव्र होती है। यह प्रवाह के सापेक्ष, दूसरा पॉइंट है, यह प्रवाह के सापेक्ष और अधिक गहराई के जल को एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित करती है। सर ये जो दूसरा पॉइंट बोले इसको, यह प्रवाह के सापेक्ष और अधिक गहराई के जल को एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित करती है, जैसे कनारी जलधारा, सोमाली जलधारा, जैसे कनारी, सोमाली, लैब्राडोर और फॉकलैंड जलधाराएं, लैब्राडोर और फॉकलैंड जलधाराएं। होगी बात। अब अगली आपकी ग्राफ में क्या है, विशाल धारा। देखिए एक बात भी समझ लीजिए पहले आप, मतलब बहुत शार्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि अभी जलधारा नहीं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये मतलब उत्तर अटलांटिक जलधारा है, विषुवत की जलधारा है, उत्तर अटलांटिक विषुवत की जलधारा। ये एक अंदर जाता है मैक्सिम की जलफा मैक्सिम चला जाता है, इंक्रीज आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ के गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, फिर उसके बाद लैब्राडोर यहाँ से आती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं और यहाँ से इसकी शाखा कहाँ चली जाती है, इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक जलधारा, खाली उत्तरी अटलांटिक जलधारा, विषुवत नहीं उत्तरी अटलांटिक जलधारा। ये आगे बढ़ती है एक शाखा इसका
क्या कहते हैं, ये इरमिंगर के नाम से आगे बढ़ जाती है, नॉर्वे चलता चली जाती है। फिर ये मूर्ति है एक, इसका नाम बड़ा अच्छा सा है, मुझे देख और बीच में है कुछ नाम अजीब सा है, स्पेन के पास बहती है। यहाँ यूरोप नहीं, स्पेन के बाद बहती है, जो भी होगा या ठीक है। लेकिन कनारी जलधारा जब भूमध्य सागर के नीचे आएगी तो कनारी रहती। तो ये क्या है, ये प्रवाह है जो प्रारंभ करता है किसी जलधारा को जन्म देता है। समझिएगा मेरी बात को, यानी जलधाराओं को जन्म कौन देता है, प्रवाह। धक्का कौन देता है, उत्तर विषुवत रेखीय अटलांटिक जलधारा ही सबको आगे बढ़ाती है। ऐसे उसके बाद जब ये आगे बढ़ जाती है और जब ब्रांच उसमें निकलते चले जाते हैं, तो जो मुख्य जलधारा है, जो मुख्य है वो प्रवाह है, लेकिन उससे निकल के क्या बह रही हैं, धाराएं निकल रही हैं, ब्रांचें निकल रही हैं, तो उन्हीं को जलधारा लोग कह देते हैं। ठीक है। और कहीं कोई बहुत विशाल हो गया तो उसे विशाल कह देते हैं। फिर कनारी हो, चाहे सोमाली हो, और चाहे क्या नाम लेब्राडोर हो, ये सब क्या है, ये धाराएं हैं। ये प्रवाह के बाद क्या होता है, धाराओं की उत्पत्ति होती है। प्रवाह क्या है, किसी को धक्का दे के आगे बढ़ाना। आप यहीं खड़े हैं और ये आपको धक्का दे के हमने क्या किया, खूब तेजी धक्का दिया, आप गए कहाँ, ये गिरी चंचल के ऊपर और चंचल गिरी उनके ऊपर गए, उनके ऊपर गिरी, ऐसा है ना। लेकिन प्रवाह कौन बना, प्रवाह तो ही बनी ना। प्रेशर इन्होंने किसने दिया है, इन्होंने दिया चंचल को, चंचल ने मैसर को दिया, मैसर ने कौन को दिया प्रवाह। ये तो आगे क्या बन गई, धाराएं बनती चली, ये समझे आप। तो इनके ब्रांच निकलते चले जाएंगे। अब अगला क्या है, विशाल धारा। ये जरा अपने आप से धारा की अपेक्षा जब सागरीय जल की विशाल राशि, धारा की अपेक्षा जब सागरीय जल की विशाल राशि एक निश्चित दिशा में गतिशील होती है, एक निश्चित दिशा में गतिशील होती है, तो उसे विशाल धारा कहते हैं। एक निश्चित दिशा में गतिशील होती है तो उसे विशाल धारा कहते हैं, विशाल धारा कहते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं। 2 पॉइंट इसमें लिखना है। सागर की विशाल जलराशि को नदियों की भांति, सागर की विशाल जलराशि को नदियों की भांति एक निश्चित दिशा में गतिशील करती है। हो गया, एक निश्चित दिशा में गतिशील करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी गति धारा की तुलना में तीव्र होती है। इनकी गति धारा की तुलना में तीव्र होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम। जैसे गल्फ स्ट्रीम। अरे भाई तो दोलन होकर हो गए, पीछे का ऐसे चलते सुनो पानी के साथ लेके जाए। क्या मन में नहीं चलता, वो चला नहीं, हम सोचो कि चले गए। आप लोग की मृत्यु से याद तो है नहीं कि जिज्ञासा आपके अंदर ना हो, ऐसी होना चाहिए। हमें यही लगा कि हो सकता है जो पृथ्वी धरती का थे। अरे तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना, तो जल उसका हिलेगा डुलेगा तो कुछ होगा नहीं। नहीं मन में था सुधी आपके बाद इधर को जानते हो, तो पहले कोई मिलेगा, अटलांटिक मिलेगा किससे, प्रशांत से, और प्रशांत मिलेगा हिंद से। तो उनका जल क्यों
आपस में जुड़ता क्यों नहीं है? जल का उनका कलर क्यों अलग अलग होता है? एक ही पार दोनों ऐसे बह रहे हैं, जहां मिलते हैं दोनों ऐसे प्रशांत और अटलांटिक, जानते हैं ऐसे अलग अलग दिखाई अलग अलग दिखेंगे दोनों, क्यों नहीं मिलते हैं? जबकि उनको कलर तो अपना एक मटमैला तो एकदम बिल्कुल नीला है। क्या रील्स देख, हाँ रील्स देख लोगी, एंजॉय कर लोगे, लेकिन बाकी समझना नहीं चाहोगे कि ऐसा क्या करना है। बताइए सर। चलो देखो, क्या कारण है? महासागरीय जल का संचरण क्यों? खाली ये नहीं बता दो महासागरीय जल का संचरण, या क्यों लगा सकते हो ब्रैकेट में अपनी समझ के लिए। वो पीसीएस में कौन सा सवाल को हम बता रहे थे आपकी, एक सवाल आया था उसमें जो है 2023 में, ये सर की कहा कि जलधाराएं गर्म होती हैं, तो हम लोग पढ़े नहीं थे, तो यही कर्क और इसका तो गर्म। ये सवाल देखिए 23 में है पीसीएस की प्री में, हम उसको पेपर दिए हो ठीक है, लेकिन हमें याद नहीं था कौन सवाल आया था, बस उसमें एक वर्ड चेंज कर दिया, हम रखा था। जल स्थिर ना होकर गतिशील होता है। स्थिर ना होकर गतिशील होता है, क्योंकि इसकी अपनी भौतिक विशेषताएं हैं, क्योंकि इसकी अपनी भौतिक विशेषताएं, ब्रैकेट करो, भौतिक विशेषताएं ब्रैकेट, जैसे तापमान, लवणता, घनत्व, यही बोलना चाहिए था, जैसे तापमान, लवणता, घनत्व, ब्रैकेट बंद, तथा वाह्य बल, अब जो आपने कहा कि गुणन करता ये करता, तथा वाह्य बल ब्रैकेट में जैसे सूर्य, चंद्रमा एवं वायु, सूर्य, चंद्रमा एवं वायु, ब्रैकेट बंद, अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। समझ गए? एक लाइन में पूरी बात हम कह दी अपनी, अगर पूछता है आपसे तो बिल्कुल बता दो भाई देखो, अगर भौतिक मानोगे तो, भौतिक मतलब प्राकृतिक होता है, क्या होता है भौतिक को क्या कहते हैं? कुछ नहीं, भौतिक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक को कहते हैं। यस, भौतिक को फिजिकल कहते हैं। हाँ भौतिक इंग्लिश ना पूछा अरे भाई भौतिक को फिजिकल बोलते हैं ना, प्राकृतिक नहीं हुआ वो। तो अगर पूछता है कि सागरीय जल के संचलन का प्राकृतिक कारण क्या है, तो फिर तीनों बताओ जो लिखा हुआ, पढ़ा चुके हैं ये सब। ये शायद तो कि हाँ गुरु जी तापमान अधिक हो जाए तो हमारा शरीर हिले लगे, ऐसा नहीं देखते हो, तापमान अधिक हो जाए मिलता भी नहीं शरीर, कहाँ पर थी नहीं शिकार करने, हम बुखार गुरु जी लवणता अधिक हो गई, कुछ करना नहीं, खिचड़ी को खूब नमक डाल के और पकाओ, सबसे ज्यादा खुदी चावल ट्राई कर लीजिएगा। और क्या, पानी को में ही अगर अधिक नमक डाल के आप उसको बॉयल करिए, सबसे ज्यादा गुल्ला फेंकेगा उसे उठेगा। क्या करना, ये तो सारा कुछ आप प्रयोग कर सकते खुद ही। चलिए नेक्स्ट, यह क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों ही दिशाओं में गतिमान होता है। तो कहेंगे आपके मन में सवाल सूची का, आप कहा था कि हवाओं के क्या कहते हैं, वो जो है क्या कहते हैं पवन के वेग के अनुसार गति करता है, तो आप कहें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज जो समानांतर होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है वर्टिकल होता है, लंबवत। ये कैसे ऐसा हो सकता है क्या? वैसा जलधारा ऊपर भी उठ सकती है, उठ के बह सकती है क्या? कैसे? ज्वार भाटा, सही है, लिख दीजिए उसी को, ज्वार भाटा ब्रैकेट में डाल दो, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है।
अब एक हेडिंग बनाइएगा, तरंगे। महासागरीय तरंगे लिख सकते हैं, बात है तरंगे वाला, जब महासागरीय तरंगे लिखो बात है क्या, ये हेडिंग बना के छोड़ सकते हो क्योंकि मेरा टाइम हो गया।